उस सुनसान अंधेरी रात में एक विशाल चमगादड़ उड़ते हुए एक घर के खिड़की के पास रुक गया। खिड़की के अंदर वाले कोठरी में एक छोटी बच्ची बड़े आराम से सो रही थी। तभी उस चमगादड़ ने यकायक कमरे में प्रवेश कर लिया और अगले ही पल उस छोटी बच्ची का सर धड़ से अलग कर दिया। उधर राजीव अपने बिस्तर से चीखते हुए उठा, पिंकी! पर जल्द ही उसे आभास हुआ कि वो बस एक सपना ही था। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। पर तभी एक आवाज कमरे में गूंज उठी, राजीव ठाकुर, शुक्र मानो कि वो बस एक सपना ही था। कौन? कौन है? मेरे सामने आओ। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अगले ही पल धुएं में से एक आकृति प्रकट हुई। तुमने बुलाया और हम चले आए। भू भू भूत! अरे डरो नहीं मुन्ना, मैं भूत नहीं, प्रेत राजा का सेवक हूं। प्रेत राजा? हाँ, तुमने सही सुना, प्रेत राजा। देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार भी भेजा है। उस प्रेत के हाथ में पिंकी का कटा हुआ सिर था, जिसे देखकर राजीव तड़प कर चीख उठा, पिंकी! नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जो देखा वो सपना नहीं, सच्चाई थी। यह कहकर राजीव चीखते हुए पिंकी के कमरे की तरफ भाग गया। पर जब वो कमरे के अंदर घुसा तो देखा पिंकी एकदम सही सलामत है और अपने बिस्तर में चैन की नींद ले रही है, जिसे देख राजीव ने चैन की सांसें ली। पर राजीव की चीख सुनकर उसके बड़े भाई राघव और उसकी पत्नी दोनों पिंकी के कमरे में आ गए। अरे राजीव, क्या हुआ? क्या हुआ पिंकी को? भैया, लगता है मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया था। कभी कभी ज्यादा काम का टेंशन इंसान को बुरे सपने दिखाता है। मैं देख रहा हूं, जब से तुम सीतापुर से लौटे हो तुम थोड़े बेचैन रहने लगे हो। किसी बात की टेंशन है तो हमें बताओ। कोई बात नहीं है भैया, बस काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। मैं चलता हूं, आप लोग भी आराम कीजिए। फिर राजीव अपने कमरे में वापस आ गया। पर जब वो कमरे में गया तो देखा एक खोपड़ी उसके बिस्तर पे पड़ी हुई है। वो कोई सपना नहीं था। प्रेत राजा का सेवक सच में यहाँ आया था। वो दुष्ट प्रेत मुझे डराकर अपना काम निकालना चाहता है, पर मैं उस शैतान के इरादे सफल नहीं होने दूंगा। अरे तू क्यों इतना जिद्दी है राजीव ठाकुर? अरे ये तो प्रेत राजा की आवाज है। हाँ, ये मेरी आवाज है। अगर अपने जीवन में शांति चाहता है तो मेरी बातें मान और मेरा काम कर दे। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा दुष्ट प्रेत। इतनी जिद भी अच्छी बात नहीं है राजीव ठाकुर। मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर, वरना मैं तेरे पूरे परिवार का अंत कर डालूंगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा दुष्ट प्रेत। इतना कहकर राजीव ने अपने कमरे में पड़े एक बेड को उठा लिया। पर प्रेत राजा भी कुछ कम नहीं था। अचानक से उस खोपड़ी के मुंह से आग की लपटें राजीव की तरफ बढ़ने लगी। आह आह, बचाओ बचाओ, मुझे इस शैतान से कोई बचाओ। फिर से राजीव की आवाज सुनकर उसके भैया भाभी भागते हुए उसके कमरे में आए। जब वो कमरे के अंदर पहुंचे तो राजीव जमीन में बेसुध पड़ा हुआ था और उसके सिरहाने एक खोपड़ी रखी हुई थी। मुझे लगता है कोई राजीव को डराना चाहता है, इसीलिए उसने ये खोपड़ी उसके कमरे में रख दी होगी, जिसे देख राजीव डर गया होगा। मैं अभी इसे फेंक के आता हूँ। अरे आप इस खोपड़ी को हाथ मत लगाइए,
मुझे तो कोई काला जादू का मामला लग रहा है। 21वीं सदी की होकर भी तुम ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करती हो? शैम ऑन यू। राघव ने जैसे ही उस खोपड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खोपड़ी अचानक से एक चमगादड़ में बदल गया और खिड़की में से उड़कर चला गया। अभी कुछ पल पहले राघव जिन बातों को दकियानुसी कह रहा था, अब ना चाहते हुए भी उसे उन्हीं बातों पर विश्वास करना पड़ रहा था। कुछ समय बाद राजीव को भी होश आ गया। राजीव का पूरा परिवार उसके सामने डरा सहमा बैठा हुआ था। भैया, वो खोपड़ी मुझे मार डालेगी। प्रेत राजा हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेत राजा? कौन है ये प्रेत राजा? तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? राजीव, मुझे सारी बातें विस्तार से समझाओ। दरअसल बात यह है कि भैया, एक दुष्ट प्रेत मेरे पीछे पड़ गया है और वो मुझसे एक गलत काम करवाना चाहता है। ये बात आज से 5 दिन पहले की है। रतनपुर के प्रोजेक्ट का सारा काम निपटा कर मैं देर रात अपने क्वार्टर को वापस आ रहा था, पर आधे रास्ते खूब जोर की बारिश शुरू हो गई। आसपास का पूरा इलाका एकदम सुनसान था और बारिश इतनी तेज थी कि बाइक चलाना लगभग नामुमकिन था। तभी मुझे रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया और मैंने अपने बाइक को उस बरगद के पेड़ के नीचे रोक दिया। लगभग 1 घंटे तक मैं वहां पर खड़ा रहा। हे भगवान, आज ही बारिश होना था। अभी क्वार्टर पहुंचकर घर जाने की तैयारी भी करनी थी। लगता है आज ये बारिश नहीं रुकने वाली। शायद कल मैं घर ना जा पाऊँ। यह कहते हुए मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और पीने लगा, पर तभी किसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। अरे ओ बाबू साहब, क्या मुझे भी एक सिगरेट मिलेगी? तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मुझे तो पहले बड़ा अजीब लगा और मैं सोच में पड़ गया कि ये आदमी यहाँ पर कब आया। अरे ओ बाबू साहब, सिगरेट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, पर इधर लालटेन के पास चले आओ, शरीर को थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात सही लगी और मैं उसके पास जाकर बैठ गया और अपने जेब से मैंने उसे एक सिगरेट पीने के लिए दिया। थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बातें करते रहे और सही मौका देखकर मैंने उससे आखिर अपनी मन की बात पूछ ही ली। बाबा, तुम यहाँ कब आए? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पाया। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारे आने से पहले ही बैठा हुआ था, पर आप तो मुझे नजर नहीं आए। परेशानी में इंसान को अपने आप की भी कोई सुध नहीं रहती। ऐसे में वो दूसरों को क्या देख पाएगा। वैसे तुम भी मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, कल सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर मुझे अपने शहर सीतापुर वापस जाना था, पर यह बारिश के वजह से लगता है ये नहीं हो पाएगा। बस इतनी सी बात। एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, सुबह होते ही फिर निकल जाना। वैसे भी मुझे नहीं लगता आज ये बारिश थमने वाली है। उस बूढ़े की बात में जैसे कोई जादू था। मैं न चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे शरीर पे गिरने वाली बारिश की बूंदों का एहसास भी मुझे नहीं हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से एक जंगली चीता हमारे सामने आ गया और जोर जोर से दहाड़े मारने लगा। इससे पहले कि वो हम पर कोई हमला करता, बाबा ने अपने मुंह से आग की फुंकार लगाई, जिसे देखकर वो जानवर डर के वहां से भाग गया। वो दृश्य देखकर
मैं एकदम स्तब्ध रह गया। नीच जानवर हमारा रास्ता रोकने चला था। बाबा, तुमने ये कैसे किया? बेटा, ये सब मेरी सिद्धियों का कमाल है। पर पैर जल्दी जल्दी चलाओ, मेरा घर बस पास में ही है। घर जाकर तुम्हें आराम भी तो करना है। पर हम दोनों चलते चलते एक छोटे से मंदिर के पास पहुंचे, जहां एक साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। बेटा, घर जाने से पहले एक छोटा सा काम करना है। कैसा काम बाबा? उस बूढ़े आदमी ने अचानक से हवा में से एक तलवार निकाली और मेरे हाथों में थमा दी। जाओ और उस साधु का गर्दन धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा बाबा। पर जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी गहरी नींद से उठा हूँ और अब तक जो हुआ वो सब मुझे एक सपना लग रहा था। पर अपने हाथों में तलवार देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई थी। मैं उस बूढ़े बाबा के इंद्रजाल का शिकार हो गया था और अनजाने में ही सही पर मेरे हाथों से एक निर्दोष की हत्या होने वाली थी। पर शायद उस दुष्ट को इस बात का पता नहीं था कि मैं उसके माया से आज़ाद हो चुका हूँ। अरे राजीव, खड़ा क्यों है? जा, खत्म कर दे उस साधु को, ये मेरा आदेश है। मेरे लिए यही सही मौका था भाग निकलने का। फिर मैंने उस दुष्ट बूढ़े को एक जोर का धक्का लगाया और वहां से भाग निकला। पर उस दुष्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर भागने के बाद उस दुष्ट प्रेत ने मुझे फिर से पकड़ लिया, पर इस बार वो अपने असली रूप में था। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम प्रेत राजा है। मैं इस जंगल के प्रेतों का राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस साधु की हत्या कर दो। पर क्यों? उस साधु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उस दुष्ट ने पहले इस जंगल में मंदिर बनाया और हर दिन पवित्र मंत्रों का पाठ करने लगा और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। बस इस वजह से मैं उसे मारना चाहता हूँ और मेरा ये काम तुम करोगे। पर मैं ही क्यों? तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरे लिए ये असंभव है। वो साधु दिन भर मंदिर के अंदर रहता है और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दुष्ट प्रेत राजा, मैं तुम्हारे इस नीच काम में कभी भी मदद नहीं करूँगा। फिर उस दुष्ट प्रेत ने अपने मंत्रों से एक विशाल जानवर को प्रकट किया और मुझे डराने की कोशिश की। पर जब वो उसमें भी नाकामयाब रहा तो उसने मुझे खींचकर एक लात लगाई और अगले ही पल मैं और मेरी बाइक दोनों ही कंपनी के क्वार्टर के बाहर थे। और एक पल के लिए तो मुझे ये सब सपना जैसा ही लग रहा था, पर तभी एक आवाज़ गूंज उठी। राजीव ठाकुर, मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। अगर इन 7 दिनों में तुमने मेरा काम नहीं किया तो 8वें दिन मैं तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। अगर मन बदल जाए तो आ जाना उसी बरगद के पेड़ के नीचे। फिर मैं अगले दिन घर वापस आ गया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उस प्रेत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ तक आ पहुँचा। और अब मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजीव की सारी बात राघव ध्यान से सुन रहा था और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद उसने राजीव से कहा, मुझे लगता है कि हमें उस प्रेत राजा की बात मान लेनी चाहिए। पर भैया, अगर हमने ऐसा किया तो हमसे एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अरे बेवकूफ, पाप पुण्य की सोचता रहा तो पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। कल ही हम दोनों रतनपुर के लिए रवाना होंगे और उस साधु का काम तमाम कर देंगे। राघव की बातें सुनकर राजीव एकदम चकित था, पर उसने उस हत्या को अंजाम देना ही अपना नियति मान लिया।
अगले ही दिन दोनों भाई रतनपुर के लिए रवाना हो गए और कुछ ही घंटों के सफर के बाद दोनों राजीव के क्वार्टर में पहुंचे। भैया, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है? सही गलत के बारे में सोचने का अब समय नहीं है। यह सब तुम्हें उस प्रेत के साथ सिगरेट पीने से पहले सोचना था। अब आराम से थोड़ा सो जाओ, क्योंकि आज रात उस साधु की हत्या करने के बाद शायद ही तुम्हें चैन की नींद नसीब हो। रात होते ही राजीव और राघव उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां प्रेत राजा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। और ये क्या, अपने भाई को भी साथ लेके आए हो? अच्छा किया, अब उस साधु का काम तमाम करना और भी आसान हो जाएगा। बातें हो गई है तो चले। राजीव ठाकुर, तुम्हारा भाई तो बड़ा होशियार है। अगर उस रात मैंने तुम्हारी जगह इसे पकड़ लिया होता तो उसी दिन उस साधु का खेल खत्म हो जाता। उसके बाद प्रेत राजा उन दोनों को मंदिर की तरफ ले चला, पर वहां पहुंचने के बाद प्रेत राजा को एक बड़ा झटका लगा। प्रेत राजा, मंदिर के अंदर वो साधु नहीं है। क्या बोल रहे हो? क्या तुमने ठीक से हर जगह ढूंढा? मैंने चप्पा चप्पा छान डाला, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। कहाँ गया वो साधु? उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? उसी समय उनके पीछे वो साधु बाबा हाजिर हो गए। मुझे ढूंढ रहे हो प्रेत राजा? यहाँ देखो, यहाँ हूं मैं। राजीव, खत्म कर डालो इसे। रुक जाओ राजीव, इस प्रेत की बात मानने की कोई जरूरत नहीं। मैंने साधु बाबा को सारी बातें बता दी है, अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राघव की बातें सुनकर प्रेत राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। धोखा, मेरे साथ धोखा किया है तुम लोगों ने। इस बात का मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगा, पर पहले इस साधु का खेल खत्म करता हूँ। मंदिर के बाहर ये मुझसे कमजोर है। ईश्वर की शक्ति हर जगह समान होती है। विश्वास नहीं होता तो अपनी शक्तियां आजमा कर देख लो। प्रेत राजा ने अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर दिया, पर उस साधु का एक बाल भी बांका न कर सका। बहुत हो गया दुष्ट, पिछली बार तुम पर दया करके मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, पर आज नहीं। साधु बाबा ने अपने शक्ति से उस प्रेत को भस्म कर दिया। प्रेत राजा के अंत होते ही राजीव साधु बाबा के पैरों पर गिर गया। बाबा, अगर आज आप ना होते तो मैं जिंदगी भर उस प्रेत राजा का गुलाम बन के रह जाता। अगर किसी को धन्यवाद कहना चाहते हो तो अपने बड़े भाई को कहो। अगर वो मुझे प्रेत राजा के बारे में सूचित ना करते तो शायद आज तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु निश्चित थी। पर भैया, आपने कब साधु बाबा को ये सब बताया? जब तुम दोपहर में सो रहे थे तब मैं यहाँ आकर बाबा जी को सारी घटना बता दी, जिससे कि वो उस प्रेत को रोकने की तैयारी कर पाए। मुझे मालूम था कि प्रेत का सारा ध्यान तुम पे है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया और सही मौका देख के बाबा जी को सूचित कर दिया। भैया, आपने मुझे आज एक पाप करने से बचा लिया। राघव की सूझबूझ और सही निर्णय से राजीव और उसका परिवार उस प्रेत राजा के खूनी पंजे से आजाद हो पाया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुसीबत भले ही जितने बड़ी क्यों ना हो, हम अपने बड़ों के सुझाव और ईश्वर के आशीर्वाद से हर परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी भी हमारे 90% व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, आपका साथ हमें मोटिवेट करता है और हमें इसी तरह मोटिवेटेड रहने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।